बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स है। एक्चुअली जो हमने थर्मोडायनामिक्स में करने हैं वो 4 लॉज हैं, जो 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो उन लॉज को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे थर्मोडायनामिक्स का। और इसमें कुछ जो है वो टर्म्स यूज़ होती हैं जो थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि जब हम 4 लॉज उसके पढ़ेंगे तो उसमें फिर डेफिनेटली ये टर्म्स यूज़ होंगी, तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो आज हम करेंगे। The term thermodynamics is derived from two words. Therm means heat, and dynamics in motion. The literal meaning of the term thermodynamics is the study of flow of heat or heat in motion, but actually it deals not only the relation between heat and work, but it includes all kind of interconversion of energies. अगर हम इसका थर्म जो है हीट को कहते हैं, डायनामिक्स हम मोशन को कहते हैं। अगर हम इसका जिसको हम कहते हैं कि जस्ट उसकी जो मीनिंग है वो यही है कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट इन मोशन। लेकिन हम इसमें जस्ट आप कह लें कि जो है वो सिर्फ हीट और वर्क की बात नहीं करते। मसलन के इन मोशन जो हमारे पास होगा वो उसको हम यहाँ पे एक्चुअली वर्क कह रहे हैं। हीट, चेंज इन हीट और उसके रिजल्ट में जो भी वहाँ पे मोशन या जो भी वहाँ पे चेंजेस आएंगी उनको हम कहेंगे वर्क। अब हम अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमने इतनी यहाँ पे हीट दी है और इतना जो है वर्क हुआ है। फॉर एग्जांपल के हीट इंजन की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है वो बाकी कन्वर्जन्स भी आ जाती हैं कि हीट एनर्जी आप इतनी दे रहे हैं, और आपको पता है कि जो हमारे कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% जो है वो एफिशिएंट हो। जितनी आप उसको एनर्जी दें उतनी ही वो आउटपुट दे। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस भी होता है, एनर्जी जो कन्वर्जन्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इन सारी जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करते हैं कि अगर एनर्जी दी जा रही है उसकी कन्वर्जन हो रही है, वर्क हो रहा है, ठीक है, वो सारा इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट एलिगेंस। इट इज अ पावरफुल मेथड फॉर स्टडिंग केमिकल फिनोमेना। ये थर्मोडायनामिक्स जो है ये एक्चुअली हम क्योंकि केमिस्ट्री में इसको हम डायरेक्टली इसको जो केमिकल्स के साथ ही लिंक करेंगे। हमारे पास जो केमिकल फिनोमेना हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी फिजिबिलिटी के लिए भी हम इसको देखते हैं। जब भी हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है तो पहले हमने उसकी फिजिबिलिटी देखनी होती है, मींस कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। हम ऐसे नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ जो है वो उठा के तो हम अपना एक्सपेरिमेंट जो लगाना शुरू करते हैं, हमें उसकी पहले स्टडी करना पड़ती है कि ये फिजिकली जो एनर्जेटिकली या सारी जो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं ये फिजिबल है या नहीं। अगर वो फिजिबल होगा तो वो फिजिबल के लिए हम इन चीज़ों की ही कैलकुलेशंस करते हैं, उसकी थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे जो थ्योरेटिकल वैल्यूज होंगी। अगर वो हम समझेंगे कि ये हो सकता है तो हम डेफिनेटली फिर इसकी हेल्प से जो है वो परफॉर्म भी करेंगे। Another definition: thermodynamics is a science which deals with the study of conversion of heat energy into useful work and vice versa। कि हमारे पास जो थर्मोडायनामिक्स है उसमें हम कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क, यानी ये जो यूजफुल वर्क जो है उसमें हम देखेंगे, या यूजफुल वर्क जो है इसके अगेंस्ट अगर हम जाएं तो यूजफुल वर्क जो है वो वहाँ पे कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड इट्स फाइंडिंग्स हैव बीन formalized into certain basic laws। इसमें जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें होती हैं, और जो फाइंडिंग्स हम यहाँ से जो रिजल्ट्स लेते हैं उनको फिर हम फार्मलाइज करते हैं और उनके थ्रू जो बेसिक लॉज लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम आगे जो है वो फिर जो लॉज हमने पढ़ने भी हैं वो सारे थर्मोडायनामिक्स के हैं, तो जिसको हम लॉ ऑफ मोशन यानी थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ जो हमारे पास हैं 3-4 वो हम यहाँ पे करेंगे बाद में। In addition to these, the zeroth law of thermodynamics has also been logically developed। ये fourth law जिसको हम यानी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तो है, जीरो भी है हमारे पास। ये लॉजिकली जो है इसको डेवलप किया गया, विच
Proceeds the first law. These laws govern the energy changes during various physical and chemical process. Actually इन laws का purpose ये है कि जो कोई भी chemical process हो रहा है उसके दौरान जो भी different physical या chemical जो changes जो हमारे पास उसमें एनर्जी चेंजेस जो आती हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या कोई भी हमारे पास जो प्रोसेस है साइंस में, तो उनको स्टडी करने के लिए ये लॉज जो है वो डेवलप किए गए. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. ठीक है, हर जो भी हमारा फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें एनर्जी चेंजेस होंगी. Since most common form of energy is heat and is capable of doing various works, हमारे पास जो सबसे कॉमन कह लें कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हीट है. हीट जो है इस ये हीट एनर्जी के थ्रू आप वर्क जो है वो ले सकते हैं, यानी हीट एनर्जी की कंजम्पशन से आप वर्क जो है वो आउटपुट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क. Special attention has been given to interconversion of heat and work in the study of thermodynamics. ठीक है. स्पेशल अटेंशन जो है वो इसको दी गई इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क जो है मुस्लिम जो हमारा हीट, जैसे हमने पहले कहा कि हीट एनर्जी से जो वर्क होता है उसमें जो है वो स्पेशल अटेंशन मीन्स के वो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी काम हुआ. द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स. सो हम सिंपली यही कहेंगे कि हमने यहाँ पे हीट एनर्जी और उससे जो वर्क डन हो रहा है, जो हीट जो एनर्जी कन्वर्जन्स होंगी ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, वो सारी की सारी हम जो है वो थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट जो है ये इसकी हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस जो थर्मोडायनामिक्स की क्या है. थर्मोडायनामिक्स इज अ सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस विद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. इस सब में जो इनकी एप्लीकेशंस हैं, इट इज़ अ कम्प्लीटली लॉजिकल डिसिप्लिन एंड कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल टेक्निक्स. ठीक है, हमें कोई स्पेशल जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो इसके लिए नहीं चाहिए, जो जिसको हम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स कहते हैं या सोफिस्टिकेटेड हम उन चीज़ों को नॉर्मली कहते हैं जो आप कह लें कि थोड़ी जो नॉर्मल हमारी टेक्निक्स होती हैं या यूँ कह लें कि इजी जो होती हैं या थोड़ी टफ जो आ जाती हैं या ज़्यादा आई मीन सोफिस्टिकेटेड, उस उन टेक्निक्स की जो है ज़रूरत नहीं है. उसके बगैर भी हम जो है वो इससे जो है वो डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन हमें जो है वो मिल जाती है. थर्मोडायनेमिक्स हैज़ अ ग्रेट प्रेडिक्टिंग पावर. इसकी प्रेडिक्टिंग पावर जो है वो, यानी इससे हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं स्पेशली केमिस्ट्री में, तो उनके बारे में जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली. ज़ाहिर है अगर हमारे पास प्रेडिक्शन होगी कि ये हो रहा है तो फिर ही हम फर्दर जो है वो कर सकते हैं. इट कैन प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन प्रोसेस विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस. ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली होगा. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है ये आगे हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसे अभी जो है वो सिर्फ इतना मैं बता दूं कि जो खुद ब खुद रन होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, ऑटोमेटिकली जो विदाउट हेल्प ऑफ या करें, जैसे फ्लो ऑफ वाटर है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो इट कैन प्रिडिक्ट वेदर अ गिवन प्रोसेस विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस. एंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर predicting the feasibility of a process, direction and extent of chemical reaction. ठीक है, ये हमें फिजिकल उसकी जो फिजिबिलिटी है, जैसे मैंने बताया कि वो भी हमें पता चलेगी. उससे हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा. ये डायरेक्शन मीन रिएक्शन रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा. फॉरवर्ड रिएक्शन भी होते हैं, रिवर्स रिएक्शन भी होते हैं. पहले भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्टेबल होना है इसने. ठीक है, अगर आपके रिएक्टेंट स्टेबल बन रहे हैं तो फॉरवर्ड होगा. अगर आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स से ज़्यादा स्टेबल है तो आप अगर एनर्जी दे के उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दे विल रिवर्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पहले से लेस स्टेबल कंडीशन में जो है वो स्टे नहीं करेंगे. जैसे ही आप वो कंडीशंस हटाएंगे जो भी आपने एनर्जी उसको, तो वो रिवर्स जो है वो रिएक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो हमें इससे जो है इसकी पता चल जाएगा कि किस हद तक
ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, कितने % होगा, उसके बाद किस डायरेक्शन में होगा, ये सारी चीजें होंगी। थर्मोडायनामिक्स रिलेशन हेल्प टू प्रेडिक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स obtainable during a process, and we can जज अबाउट द यील्ड, के यील्ड्स जो हैं वो भी हम जज कर सकते हैं कि इसमें कितनी जो है वो यील्ड होगी। ये सारा मैं जो कह रहा हूँ ये हम पहले करते हैं मैथमेटिकली, जिसे या आप कह लें कि एक्सपेरिमेंटल करने से पहले हमने ये सारी चीजें देखनी होती हैं। इट इज पॉसिबल टू नो द एक्सटेंट अप टू विच द रिएक्शन टेक प्लेस बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, कि अगर वो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम तक जाता है, और इक्विलिब्रियम जो होता है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। मींस फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि जी 70% जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाए, 30% जो है वो रिएक्टेंट्स में ही रहते हैं, तो ये एक उनका इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। अगर 1% फिर उधर जाते हैं तो वो 71 नहीं होता, बल्कि 70 से एक जो है वो वापस रिवर्स हो जाते हैं। तो जो रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं उनमें ये थर्मोडायनामिक जो रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं उनमें ये इक्विलिब्रियम जो है वो हो जाता है। तो अब इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाना, फिर आपने कह लेंगे मजीद आपका रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, वो एक स्टॉप, एक किस्म का वो स्टॉप ही होगा। क्या है कि अगर 70% आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा फौरन से आपके, क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0 है, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इंक्रीज होगी अप टू 70%। अगर वो जा रहा है तो जाके वहां पे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, एंड आफ्टर 70% 71% अगर वहां पे जाते हैं तो 1% जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो 30% रिएक्टेंट और 70% प्रोडक्ट जो है ये एक बैलेंस उसमें आ जाएगा। अब ये बैलेंस आप चेंज नहीं कर सकते। सो हमने देखना होता है कि जब ये इक्विलिब्रियम आना है तो इक्विलिब्रियम से पहले जो है वो रिएक्शन कितना जो है वो परफॉर्म होगा। इट इज आल्सो पॉसिबल टू reduce some important and useful results हम इससे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, सच एज रॉड्स लॉ ऑफ लॉयरिंग वेपर प्रेशर, ये चीज़ें सारे हमने की हैं, एक्सप्रेशंस वगैरह, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, ये हमने जो है जो चीज़ें इसमें हमने कुछ की हैं कुछ हमने नहीं की, ये फेज रूल्स वगैरह सारा। सो ये इंफॉर्मेशन भी हम जो है इससे ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स, जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के आप कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमने करने भी हैं, जो थर्मोडायनामिक्स से हम कह लें कि विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जो है वो हमने बनाए हुए हैं और हमारे लिए वो काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट जो है इसकी लिमिटेशंस हैं, सम ऑफ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस जो हैं, इट डील्स विद द लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रेदर देन इंडिविजुअल एटम एंड आयंस, ठीक है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स या जो लार्ज आयंस हैं उसमें इंडिविजुअल के लिए ये जो है इसमें जो है वो प्रॉब्लम आती है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस, ठीक है। ये हमें फिजिबिलिटी बता देगा कि जी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, कितने % होगा, लेकिन ये नहीं हमें पता चलेगा कि जो रिएक्शन होगा वो 1 घंटे में, 1 मिनट में, या 10 दिन में होगा, या 1 साल जो है वो होता रहेगा, ठीक है। उसके टाइम के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं, ठीक है। और किस स्पीड के साथ, और द रेट एट विच द प्रोसेस हो, वही टाइम ही आ गया ना, कि अगर आपको टाइम आइडिया होगा कि इतना स्पीड से हो रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा, या 1 घंटे में होगा रिएक्शन, या 16 घंटे में होगा, होते हैं रिएक्शन 16-16 घंटे, 20-20 घंटे के, या ये भी हो सकता है कि जी वो 5-6 दिन का जो है वो 7 days रिएक्शन, तो वो चीज़ें यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये कितना टाइम लेगा। ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। It concerns itself only with the initial and final state of a system. Initial means के जहाँ से आपका start हुआ था, final ये reactant and products, and is not concerned with the pathway with which it is brought about. It throws no light on mechanism of the process. ठीक है, ये जो हमारे पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी एक स्टेप में ये बना, नेक्स्ट स्टेप में ये बना, और फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आई। तो ये जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में, इसमें हमें ये पता होगा कि जी ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, वो किन स्टेप्स के थ्रू होके गुजरे हैं उनका हमें पता नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स जो हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन में यही हमने बताना होता है कि इसमें कौन कौन से स्टेप हुए हैं और किस तरह हुए हैं। सो ये मैकेनिज्म का आइडिया आप इससे नहीं ले सकते, आप जस्ट जो है वो इसका फर्स्ट और इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बारे में जो है वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
अच्छा जी, द अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। जो मैंने काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने इसके जैसे की थर्मोडायनेमिक्स का उसके साथ आप क्या लेंगे, क्लैश है। ये डिफरेंट बिहेवियर वहाँ पे डिफरेंट। काइनेटिक थ्योरी मेक्स हाइपोथेसिस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स डिराइव्स फ्रॉम बेसिक लॉज। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को देख के हमने थ्योरी जो है वो डेवलप की हुई है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेसिक लॉज के ऊपर बेस करती है। रिलेशन between properties experimentally observed but does not offer any explanation, ठीक है, as to why these properties arise in a system। ठीक है, वो हमें थर्मोडायनामिक्स जो है ये बेसिक लॉज जो है प्रॉपर्टीज और जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व होंगे उन चीज़ों के बारे में है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताएगी, एक्सप्लेनेशन देगी कि ये प्रॉपर्टीज जो शो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। ये जैसे ये सिंपल वही बात है कि हम उसकी डिटेल नहीं ले सकते कि किस किस स्टेप से अगर वो कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है उसकी तो वो क्यों, वजह उसकी क्या है, जस्ट हमें ये पता होगा कि वह ये प्रॉपर्टी है। सम बेसिक टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास ये थर्मोडायनामिक्स में हम यूज करेंगे फर्दर, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम जो है ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनामिक्स कंसिडरेशन अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कॉल्ड। के सिस्टम क्या है, सिस्टम वो पार्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप एक बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं वो आपका सिस्टम है, उसके अलावा सारी की सारी सराउंडिंग्स हैं। और अगर आपने कोई बड़े स्केल के ऊपर बहुत बड़ा लार्ज स्केल रिएक्टर लगाया हुआ है तो फिर आपका वो सिस्टम है, उसके अलावा सारी जो है वो सराउंडिंग्स है। तो पार्ट अंडर कंसिडरेशन कि आप कंसिडर किसको कर रहे हैं वो सारा जो है वो सिस्टम होगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, अब ये उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करते हैं, प्रेशर करते हैं, ये एक अलग बात है। हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उसकी डिफरेंट आगे फर्दर जो हमारे पास टाइप्स हैं। नंबर वन जो है ये ओपन सिस्टम होता है। इट इज अ सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सराउंडिंग्स के साथ उसकी एक्सचेंज कैसे हो रही है। अगर तो आपका मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं यानी सराउंडिंग में जा रहे हैं तो फिर वो आपका सिस्टम ओपन है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, बीकर लें, उसमें पानी डालें, उसको बॉईल करना शुरू कर दें। अगर तो आपने क्लोज कंटेनर में रखा हुआ मीन्स के वाटर वेपर आफ्टर बॉइलिंग वहां से नहीं निकल रहे, उसके अंदर ही रह रहे हैं तो वो क्लोज्ड है। लेकिन अगर वो वहां से निकल के एनवायरनमेंट जो आपकी सराउंडिंग उसमें जा रहे हैं, एनर्जी भी सराउंडिंग में शिफ्ट हो रही है, तो फिर ये आपका ओपन सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम जो है, इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर। ठीक है, वाटर अगर वाटर वेपर बाहर निकल रहे हैं तो वो मैटर एक्सचेंज हो रहा है। अगर आपने उसको बंद किया हुआ है और आप इंश्योर कर रहे हैं कि जी यहाँ से कोई भी स्टीम का कोई भी एक मालिक्यूल वाटर का जो है वो भाप बन के यहाँ से नहीं निकलेगा तो फिर आपका सिस्टम क्लोज है। लेकिन इसमें भी आपकी एनर्जी जो है अगर वो शिफ्ट हो रही है, एनर्जी मीन आप अगर उसको हीट कर रहे हैं तो जिस वेसल क्लोज कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है, क्लोज करके आपने उसको वाटर को तो बाहर निकलने से रोका है, लेकिन उससे हीट जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है, हर वो गर्म होगा तो मेटल के थ्रू वो सिस्टम में शिफ्ट होगी, तो ये क्लोज सिस्टम होता है। नंबर थ्री हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है इसमें ना हीट आपकी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में, ना ही मैटर जो है, इफ सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क जो हम जिसको हम थर्मोस कहते हैं जिसमें चाय डालते हैं, उसमें आप देखें कि वो हीट को भी उसके अंदर ही वो रखता है और वो जो है वो काफी देर उसमें सराउंडिंग में हीट भी जो है वो शिफ्ट नहीं होती। तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। State of a system and state variables. State of the system means condition of the system which is described in terms of certain observable properties such as temperature, pressure, volume and this. ठीक है जी, of system and these observable properties of system like temperature, pressure and volume are called state variables। ठीक, जो हमारे पास state of the system है, ठीक है, मींस कि उसकी कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए।
कौन कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी उसकी स्टेट्स हैं सिस्टम की, कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। प्रेशर कितना चाहिए आपको, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए। और जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो है ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। जो जैसे हम कहेंगे कि फाइनल स्टेट में इसका टेम्परेचर ये था, इनिशियल में ये था, तो ये इनिशियल फाइनल टेम्परेचर डिफरेंट है, तो ये इसका मतलब है कि ये स्टेट वेरिएबल है टेम्परेचर भी। फॉर एग्जांपल वी हैव n moles of gas of moles of an ideal gas in a container. The temperature of gas is T1, pressure P1, the volume is V1 when we heat। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट 1 है। जब हम इसको हीट करेंगे, सिस्टम बाय सम मीन सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये देखें यहाँ पे पिस्टन यहाँ था, और जब आपने इसको हीट किया तो ये इसका पिस्टन ऊपर चला गया, मीन्स कि अब ये चेंज हो गया। ठीक है, सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट, ये इसकी फर्स्ट स्टेट थी, ये सेकंड स्टेट है। by some means is called thermodynamic process। ये सारा क्या हुआ है, thermodynamic process हुआ है। P, V and T in the above system are called state variable। देखें यहाँ पे जो है हमारे पास प्रेशर और था, यहाँ पे और है, यहाँ पे वॉल्यूम और था, यहाँ पे और है, यहाँ पे टेम्परेचर और था, यहाँ पे और है। तो ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं जो साथ वेरी कर रहे हैं। State functions are those thermodynamic variables which are independent of path and depend only on initial and final state। ठीक है जी। अब स्टेट फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, कि मसलन ये नहीं है कि ये 3 स्टेप रिएक्शन है, 4 स्टेप रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका टेम्परेचर ये होगा, इसका ये होगा। नहीं, अगर वो स्टेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। Internal energy, enthalpy and entropy are examples of state function। ठीक है, ये internal energy, enthalpy, ये सारी चीजें जो है ये state functions में आती हैं। State function क्या है? A physical quantity is said to be a state function if the changes in its value during the process depends only on initial and final state of the system and does not depend on the path by which change has brought about। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी है, इंथॉल्पी है, एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी है। मतलब हम कहते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, इससे ये नहीं होता कि वो उसकी इनिशियल, ये जस्ट के इसकी इनिशियल क्या थी और इसकी फाइनल क्या है। इसमें ये नहीं होता कि ये थ्रू 3 स्टेप से हुआ है तो इसकी इंटरनल एनर्जी उसकी वजह से है। नो, जस्ट इनिशियल फाइनल स्टेट पे हम देखना होता है कि इनिशियल पे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, फाइनल पे क्या थी। इसी तरह इंथॉल्पी या एंट्रोपी चेंज जो है कितनी हुई है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड macroscopic system and macroscopic properties। If a system contains a large number of chemical species, atoms, ion or molecules is called macro। macro जो है बड़े को कहते हैं, तो macroscopic system होगा। properties like temperature, pressure, volume, density, melting point are called macroscopic properties। These are further classified। macroscopic जो properties हैं उनको हम further 2 classes हैं उसकी, जिसमें extensive properties आ जाती हैं। those properties which depend upon the quantity of the matter। कि अगर मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इन द सिस्टम फॉर एग्जांपल मास, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मास डिफरेंट, वॉल्यूम क्वांटिटी ज्यादा होगी वॉल्यूम ज्यादा होगा, हीट कैपेसिटी हो गई, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, इंथॉल्पी, एंट्रोपी। तो ये सारी की सारी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर सब्सटेंस का अलग होगा, सरफेस टेंशन हर एक की अलग होगी, स्पेसिफिक हीट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारी की सारी जो है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मींस कि अगर आप 1 किलो कोई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1 किलो आपने कोई भी केमिकल लिया और उसको आप मेल्ट करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और होगा, और अगर आप लेंगे उसकी 1 ग्राम लेंगे तो और होगा नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये उसकी नेचर पे डिपेंड कर रही है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। Thermodynamic processes, there are 4 types of thermodynamic process. Number 1, isothermal process. Isothermal, when the temperature remains constant, uh,
इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप टेम्परेचर को वेरी ना होने दें, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है जिसमें वॉल्यूम आपका जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें आपने प्रेशर को मेंटेन रखना है, प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, बाकी सारी वेरिएबल्स होंगे, तो ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। नंबर 4 जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, व्हेन नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग्स में नहीं जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आएगी, यानी ये जैसे हमने आइसोलेटेड की बात की थी, नो हीट एक्सचेंज, अगर वो इस तरह है कि हीट आपकी कांस्टेंट है, वो एक्सचेंज नहीं हो रही सिस्टम और सराउंडिंग में, तो फिर ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस इज प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट very slow speed or rate, so that all changes occurring in direct process can be exactly reversed and system remains almost in a state of equilibrium with surrounding at every stage of process। ठीक है, अगर आपका कोई प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है, इन इनफिनिटेसिमल होता है लातदाद, यानी काफ़ी स्लो, इनफिनिटेसिमली स्लो मींस के बहुत स्लो जो होगा, ठीक है, वो या बहुत स्लो स्पीड के साथ या रेट के साथ जो हो रहा है, जो जितनी भी इसमें चेंजेस होंगी, ठीक है, या जो डायरेक्ट प्रोसेस होंगे वो एग्जैक्टली रिवर्स्ड हो सकते हैं, और एंड सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे ना मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में है विद द सराउंडिंग एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस, कि हर स्टेज पे उसकी 3-4 स्टेजेस हैं, तो हर के ऊपर अगर वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है, तो देन it is a reversible process. On the other hand, a process which does not meet the above requirement is called the irreversible। सिंपली ये है कि अगर आपका वो इक्विलिब्रियम में सेट हो रहा है, आपका कहीं भी चाहे वो सेट हो रहा है, वो आपका रिवर्सिबल होगा, और अगर कोई इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो रहा, आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है और डायरेक्टली जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती कि जो रिएक्टेंट है वो दोबारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, तो वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इंटरनल एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस और सिस्टम कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी एज डिनोटेड बाय ई से जो हम इसको करते हैं। द एनर्जी पोजेस बाय अ सिस्टम ड्यू टू ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन, जितनी भी मॉलिक्यूलर मोशंस हैं उनमें ट्रांसलेशनल होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, रोटेशंस होती हैं, along with the energy of electrons, energy of nuclei is known as internal or intrinsic energy of the system, यानी इंटरनल एनर्जीज उसमें सारी आ जाती हैं, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, फॉर एग्जांपल ई अगर हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी है, ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन एंड सो ऑन, जितनी भी उसमें एनर्जीज इन्वॉल्व हैं वो सारी की सारी जो है वो इसमें आ जाएंगी। हेयर जो हमारे पास सब्सक्रिप्ट है, ई जो है, एन सी पी एंड के स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड सी फॉर सॉरी ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूक्लियर एंड सी फॉर कोलम्बिक, जो जिसमें चार्जेस की बात करते हैं, उसके बाद पी जो है ये पोटेंशियल एनर्जीज हो जाएंगी, और के जो है ये काइनेटिक, ठीक है, इसके लिए, यानी टोटल जो हमारे पास सम ऑफ ऑल एनर्जीज जो है ये इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। एंथैल्पी जो है या इसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं, एच से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ई प्लस पी वी इज कॉल्ड द हीट कंटेंट और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एच। ये हमारे पास ई प्लस यानी इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। यह देखें डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी विल बी डेल्टा ई, ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, प्लस डेल्टा वी चेंज वॉल्यूम हो रहा है, पी जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। हेंस द एंथैल्पी चेंज accompanying by in a process may also be defined as the sum of the increase in internal energy
of a system and pressure volume work done. P delta V pressure कांस्टेंट, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वर्क डन की एक किस्म है। अगर बाद में इसका वर्क का हम अगर कोई करेंगे तो इसमें फिर हम इसको डिटेल से भी करेंगे। ये जस्ट जैसे हम कहते हैं कि आप फोर्स लगाएं तो जो भी बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करती है वो उसका वर्क डन होता है। इसी तरह यहाँ पे फोर्स क्या है, प्रेशर है, और डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो अगर पिस्टन की हम बात करते हैं तो वो उसने पिस्टन ने कुछ फासला जो है वो कवर करके ही उसके वॉल्यूम में चेंज आनी है, तो ये वर्क डन आ जाता है। इसको हम जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो कहते हैं। The energy is stored within the substance or the system that is available for conversion into heat is called the heat content। ठीक है, कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी जो है वो स्टोर है और वो अवेलेबल है किसी भी और फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम ठीक है उसकी जो हीट कंटेंट्स कहते हैं या इंथैल्पी कहते हैं ऑफ द सब्सटेंस और द सिस्टम। ये सारी जो है हमारे पास कुछ ये जस्ट आप कह लें कि ये डेफिनेशंस आपने पहले भी की होंगी एफएससी में। ये जस्ट एक रिमाइंडर है थर्मोडायनामिक्स और क्या है उसकी, उसके जो है हमने सिग्निफिकेंस देखी, उसकी फिर हमने लिमिटेशंस ही देखी, और ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जब हम लॉस करेंगे तो हम बार बार जो है वो हर टर्म को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे कि इसका क्या मतलब है इसकी। तो ये जस्ट आप कह लें कि एक डेफिनेशंस है जो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे पहले आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी, ताकि हम वहाँ पे अगर डेल्टा ई लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं या एच लगा रहे हैं, डेल्टा एच लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दोबारा दोबारा ये चीज़ें ना देखनी पड़े कि ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा ई जो है ये क्या है, वो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें रिपीट होंगी, इसलिए ये इस लेक्चर का पर्पज़ ही यही था कि ये चीज़ें आपको जो वो पहले से अंडरस्टैंड हो।